देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पीछे के स्वाध्याय में हमने पढ़ा कि परम पूज्य गुरुदेव परोक्ष मनीषी एवं ऋषि के रूप में कार्य करते रहेंगे। जो वीर भद्र वो उत्पन्न करेंगे उन्हें किस स्तर का काम सौंपा जाएगा, ये पढ़ा। आइए अब आगे पढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स ने सारे अभावों जीवन जीते हुए अर्थशास्त्र रूपी ऐसे दर्शन को जन्म दिया जिससे समाज में क्रांति ला दी। पूंजीवादी किले ढहते चले गए एवं साम्राज्यवाद 2/3 धरती से समाप्त हो गया। दास कैपिटल रूपी इसी रचना ने एक नवयुग का शुभारंभ किया जिसमें श्रमिकों को अपने अधिकार मिले एवं पूंजी के समान वितरण का यह अध्याय खुला, जिससे करोड़ों व्यक्तियों को सुख चैन की स्वावलंबन प्रधान जिंदगी जी सकने की स्वतंत्रता मिली। रूसों ने जिस प्रजातंत्र की नींव डाली थी, उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद के पक्षधर शोषकों की रीति नीति ही उसकी प्रेरणा स्रोत होगी। मताधिकार की स्वतंत्रता बहुमत के आधार पर प्रतिनिधित्व का दर्शन विकसित न हुआ होता, यदि रूसों की विचारधारा ने व्यापक प्रभाव जन समुदाय पर न डाला होता, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस की नीति ही सब जगह चलती दिखाई देती और कोई विरोध तक न कर पाता। जमींदारों एवं उत्तराधिकार के आधार पर राजा बनने वाले अनगढ़ों का ही वर्चस्व होता। इसे एक प्रकार की मनीषा प्रेरित क्रांति कहना चाहिए कि देखते देखते उपनिवेश समाप्त हो गए, शोषक वर्ग का सफाया हो गया। इसी संदर्भ में हम कितनी ही बार लिंकन एवं लूथर किंग के साथ साथ महिला हैरियट स्टो का उल्लेख करते रहे हैं, जिसकी कलम ने कालों को गुलामी के चंगुल से मुक्त कराया। प्रत्यक्ष यह युग मनीषा की भूमिका है। बुद्ध की विवेक एवं नीति सत्ता पर आधारित विचार क्रांति एवं गांधी पटेल नेहरू द्वारा पैदा की गई स्वातंत्र्य आंदोलन की आंधी उस परोक्ष मनीषा की प्रतीक है जिसने अपने समय में ऐसा प्रचंड प्रवाह उत्पन्न किया कि युग बदलता चला गया। उन्होंने कोई विचारोत्तेजक साहित्य रचा हो यह भी नहीं, फिर यह संभव कैसे हुआ? यह तभी हो पाया जब उन्होंने मुनि स्तर की भूमिका निभाई, समय को तपाया, विचारों में शक्ति पैदा की एवं उससे वातावरण को प्रभावित किया। परिस्थितियां आज भी विषम है। वैभव और विनाश के झूले में झूल रही मानव जाति को उबारने के लिए आस्थाओं के मर्म स्थल तक पहुंचना होगा और मानवीय गरिमा को उभारने दूरदर्शी विवेकशीलता को जगाने वाला प्रचंड पुरुषार्थ करना होगा। साधन इस कार्य में कोई योगदान दे सकते हैं, यह सोचना भ्रांतिपूर्ण है। दुर्बल आस्था अंतराल को तत्वदर्शन और साधना प्रयोग के उर्वरक की आवश्यकता है। अध्यात्मवेत्ता इस मरुस्थल की देखभाल करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए समय समय पर संव्याप्त भ्रांतियों से मानवता को उभारते हैं। अध्यात्म की शांति शक्ति विज्ञान से भी बड़ी है। अध्यात्म ही व्यक्ति के अंतराल में विकृतियों के माहौल से लड़ सकने पर निरस्त कर पाने में सक्षम तत्वों की प्रतिष्ठापना कर पाता है। हमने व्यक्तियों में पवित्रता व प्रखरता का समावेश करने के लिए मनीषा को ही अपना माध्यम बनाया एवं उज्जवल भविष्य का सपना देखा है। हमने अपने भावी जीवन कर्म के लिए जो महत्वपूर्ण निर्धारण किए हैं, उनमें सर्वोपरि यह लोक चिंतन की दिशा सही दिशा देने हेतु एक ऐसा विचार प्रवाह खड़ा करना जो किसी भी स्थिति में अवांछनीयताओं को टिकने ही न दे। आज जन समुदाय के मन मस्तिष्क में दो दुर्गति घुस पड़ी है। उसी की परिणति ऐसी परिस्थितियों के रूप में नजर आती है जिन्हें जटिल और भयावह समझा जा रहा है।
ऐसे वातावरण को बदलने के लिए व्यास की तरह, बुद्ध, गांधी, कार्ल मार्क्स की तरह, मार्टिन लूथर, अरविंद, महर्षि रमन की तरह भूमिका निभाने वाले मुनि व ऋषि के युगम की आवश्यकता है, जो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रयासों द्वारा विचार क्रांति का प्रयोजन पूरा कर सके। यह पुरुषार्थ अंतर क्षेत्र की प्रचंड तप साधना द्वारा ही संभव हो सकता है। इसका प्रत्यक्ष रूप युग मनीषा का ही हो सकता है, जो अपनी शक्ति द्वारा उत्कृष्ट स्तर का साहित्य रच सके, जिसे युगांतरकारी कहा जा सके। अखंड ज्योति के माध्यम से जो संकल्प हमने आज के से 47 वर्ष पूर्व लिया था, उसे अनवरत निभाते रहना हमारा नैतिक दायित्व है। युग ऋषि की भूमिका अपने परोक्ष रूप में निभाते हुए उन अनुसंधानों की पृष्ठभूमि बनाने का हमारा मन था, जो वैज्ञानिक अध्यात्म का प्रत्यक्ष रूप इस तर्क, तथ्य, प्रमाणों के आधार पर मानने वाले समुदाय के समक्ष रख सकें। आज चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान यदि उनसे कुछ दिशा लेकर सही मार्ग पर चल सके तो हमारा प्रयास सफल माना जाएगा। आत्मानुसंधान के लिए अन्वेषण कार्य किस प्रकार चलता रहना चाहिए? साधना उपासना का वैज्ञानिक आधार क्या है? मन शक्तियों के विकास में साधना उपचार किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? ऋषिकालीन आयुर्विज्ञान का पुनर्जीवन कर शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को कैसे अक्षुण्ण बनाया जा सकता है? गायत्री की शब्द शक्ति एवं एकाग्नि की ऊर्जा कैसे व्यक्तित्व को सामर्थ्यवान एवं पवित्र तथा काया को जीवनी शक्ति संपन्न बनाकर प्रतिकूलताओं से जूझने में समर्थ बना सकती है? ज्योतिर्विज्ञान के चिर पुरातन प्रयोगों के माध्यम से आज के परिप्रेक्ष्य में मानव समुदाय को कैसे लाभान्वित किया जा सकता है? ऐसे अनेकानेक पक्षों को हमने अथर्ववेदीय ऋषि परंपरा के अंतर्गत अपने शोध प्रयासों में अभिनव रूप से प्रस्तुत कर दिया है। हमने उनका शुभारंभ कर बुद्धिजीवी समुदाय को एक दिशा दी है, आधार खड़ा किया है। परोक्ष रूप में हम उसे तत्पोषण देते रहेंगे। सारे वैज्ञानिक समुदाय का चिंतन इस दिशा में चल पड़े, आत्मिकी के अनुसंधान में अपनी प्रज्ञा नियोजित कर सकें, वे समय को धन्य बना सकें, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। सारी मानव जाति को अपनी मनीषा के द्वारा एवं शोध अनुसंधान के निष्कर्षों के माध्यम से लाभान्वित करने का हमारा संकल्प सूक्ष्मीकरण तपश्चर्या की स्थिति में और भी प्रखर रूप ले रहा है। इसकी परिणतियाँ आने वाला समय बताएगा। मनीषा को झकझोरने की चेष्टा। किसी समय मुनि, मनीषी और दार्शनिक समाज में सर्वोच्च वर्ग में गिने जाते थे, क्योंकि उन्हीं के प्रतिपादन शासनाध्यक्षों, धनाध्यक्षों तथा अन्य विशिष्ट वर्गों को मान्य होते थे। उनकी अवज्ञा करने का दुस्साहस कोई करता नहीं था, क्योंकि समय के अनुरूप राह बताने और निर्धारण करने की उनकी क्षमता असाधारण भी होती थी और उनका वर्चस्व भी था। दार्शनिक इसी श्रेणी में आते थे। वे शास्त्र रचते थे और सामयिक समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करते थे। प्रवचन के लिए व्यासपीठों पर उन्हीं का अधिकार था। राजा से लेकर रंग तक उनकी असामान्य मान्यता थी। आज भी ये वर्ग लेखकों, कवियों, कलाकारों के रूप में है तो सही, पर अपनी गरिमा गंवा बैठा है। उसका अपना न तो स्तर है न लक्ष्य है। इनमें से अधिकांश को धनाध्यक्षों की सेवा में चारणों की तरह निरत रहना पड़ता है। जो उनसे सोचने के लिए कहते हैं सो ही वे सोचते हैं, जो लिखने का निर्देश मिलता है सो ही लिखते हैं। चूँकि प्रेस प्रकाशन एक व्यवसाय बन गया है और व्यवसाय सदा धनिक ही चलाते हैं। जो संचालक है उसी की नीति भी चलेगी। इन दिनों अनेक पत्र पत्रिकाएं निकलती है, पुस्तकें भी छपती है, पर उनमें लेखक की अपनी कोई स्वतंत्र आवाज़ नहीं होती। प्रकाशक को जिसमें अपना लाभ दिखता है, लेखक वही लिखता है, क्योंकि पैसा उसे अपने मालिक की मर्जी के अनुरूप लिखने पर ही मिलता है। अब स्वतंत्र लेखक नहीं रह गए जो अपनी मर्जी से लिखें। यदि मर्जी हो भी तो वह मालिक की मर्जी से भिन्न नहीं होनी चाहिए।
अन्यथा मालिक ऐसे धंधे में पैसा क्यों लगाएगा जिसमें उसे लाभ नहीं दिखता। लेखक का अपना निज का कोई प्रेस नहीं जो कहीं जहाँ तहाँ है। वे प्रतिस्पर्धा में ठहर कर न पाने के कारण लंगड़े लूले जो त्यों करके चलते हैं। उन्हें न ग्राहक मिलते हैं और न खपत का जुगाड़ बनता है। ऐसी दशा में स्वतंत्र प्रेस का अस्तित्व प्राय नहीं के बराबर है। लेखक, चिंतक या दार्शनिक अब घटते या मिटते जा रहे हैं। मनुष्यों का दूसरा वर्ग वैज्ञानिकों का है। पुरातन काल में वैज्ञानिकों और दार्शनिकों की जिम्मेदारी एक ही वर्ग उठाता था। जिनकी रुचि भौतिक क्षेत्र में होती थी वे चरक, कणाद, नागार्जुन, याज्ञवल्क्य, द्रोणाचार्य आदि की तरह भौतिक अनुसंधानों को हाथ में लेते थे। अन्यथा व्यास, कपिल, वशिष्ठ, गौतम की तरह युग दर्शन में नए अध्याय जोड़ते रहते थे। इन दिनों दोनों की ही दुर्गति हुई है। वैज्ञानिक आविष्कारों की एक पीढ़ी बहुत ही प्रसिद्ध और करते हुई थी। उसने सामान्य योग्यता रहते हुए भी ऐसे आविष्कार किए थे जिससे जनसाधारण को असीम और असाधारण लाभ पहुंचा। बिजली का आविष्कार उसमें सर्वाधिक महत्व का है। अब वह मनुष्य जीवन की अविच्छिन्न अंग बनकर रह रही है। इसके बाद वाहनों का नंबर आता है। साइकिल से लेकर रेल, मोटर, जलयान, वायुयान इसी स्तर के हैं जिन्होंने लंबी यात्राएं सरल बना दी। बाहर वाहन का खर्च भी बहुत कम कर दिया। फलतः व्यापारी तेजी से पनपने लगे। टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न की उपयोगिता ऐसी ही है। एक युग था जब मनुष्य जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में वैज्ञानिकों ने, उनके आविष्कारों ने असाधारण सेवा सहायता की। उत्पादन में काम आने वाले अनेकों छोटे बड़े यंत्र ऐसे भी हैं जिनके लिए मनुष्य जाति उनकी सदा कृतज्ञ रहेगी। कोल्हू, चक्की, पंप आदि की गणना ऐसे ही संयंत्रों में होती है। किंतु वह वर्ग भी अपनी गरिमा दार्शनिकों की तरह अक्षुण्ण बनाए न रह सका। आविष्कारों का अपना कोई उत्पादन क्षेत्र न था। उन्हें उत्पादक धनाध्यक्षों के लिए काम करने के लिए बाधित होना पड़ा। बात यहीं से गड़बड़ी की आरंभ होती है। फिल्म उद्योग लोक शिक्षण का एक उपयोगी माध्यम हो सकता था, पर उसके उत्पादनों को देखकर दुख होता है। प्रेस भी एक अनूठी शक्ति है, पर उस क्षेत्र में भी काम का कम और बेकाम का अधिक छपता है। फिल्म दर्शक और साहित्य पाठक अंततः इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यदि इनसे दूर रहते तो भ्रम जंजाल से बचकर कहीं अधिक नफे में रहते। इन दिनों प्राय 50,000 ऊंची श्रेणी के वैज्ञानिक मात्र युद्ध आयुध बनाने की नई नई विधियां खोजने में निरत हैं। उन्हें इसके लिए पूरा सम्मान और पूरा पैसा दिया जा रहा है। इतना वे यंत्र कहीं नहीं कमा सकते। इसलिए मौलिक चिंतन के सुनियोजन का रास्ता ही बंद है। सरलता और सुख सुविधा हर किसी को प्रिय लगती है, चाहे दार्शनिक हो या वैज्ञानिक। स्थिति को देखते हुए यह भी कहा जा सकता है कि दोनों ही क्षेत्रों में मौलिक विचारता समाप्त हो गई है। दोनों को ही अपने मालिकों के लिए, धनाध्यक्षों के लिए काम करना पड़ रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण दुर्गति है। इसे उबरा कैसे जाए, उबारे कौन? वैज्ञानिक के लिए कुटीर उद्योग से संबंधित अगणित यंत्र ऐसे चलाने और बनाने के लिए तैयार पड़े हैं जिन्हें बनाया जा सके तो असंख्यों को बेकारी से त्राण पाने का अवसर मिले और अभावजन्य कठिनाइयों से पीछा छूटे। घरेलू आटा चक्की, घरेलू तेल कोल्हू, घरेलू चरखा, करगा, लुहारी, बढ़ईगिरी की मशीनें, कुम्हार के चाक जैसे यंत्र ऐसे निकल सकते हैं जिनके सहारे सामान्य जीवन की सुविधा भी बढ़े और आमदनी भी। सस्ते पंप सेटों की हर जगह आवश्यकता है। कागज़ बनाने का उद्योग हर देहात में चल सकता है। सूर्य की गर्मी से चलित भट्टी एवं चूल्हे से मुफ्त में गर्म पानी मिलने और वस्तुएं पकाने सुखाने का काम हो सकता है। ऊपर कुछ उदाहरण काम के बताए गए हैं। बैलगाड़ियों में सुधार की भारी गुंजाइश है। मोटरें और साइकिल भाप से चल सकती हैं और महंगे पेट्रोल का स्थान ले सकती हैं।
इन सब कार्यों में अपने वैज्ञानिक पूरी तरह समर्थ हो सकते हैं और इन यंत्रों के उत्पादन का एक नया और बड़ा उद्योग चल सकता है। पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा। जो कुटीर उद्योग के नाम पर बना हुआ है वह इतना लंगड़ा लूला है कि लगाने वाले की कमर तोड़कर उसे मजा चखा देता है। इन सभी उपकरणों को अभी आधे अधूरे मन से बनाया गया है। इन यंत्रों के निर्माताओं का, आविष्कारकों का पारस्परिक सहयोग यदि सच्चे मन से हुआ होता और उसके लिए आवश्यक पूंजी जुट सकी होती, प्रयोक्ताओं की व्यवहारिक शिक्षा मिल सकी होती, सहकारी माध्यमों से कच्चा माल देने और बनी वस्तुएं लेने का उपयुक्त मंडियों में बेचने का यदि प्रबंध हुआ होता तो परिस्थितियां कुछ और हुई होती। तब हम मात्र कृषि पर निर्भर न रहते, गोबर के अतिरिक्त दूसरे सस्ते वनस्पति खाद भी आविष्कृत कर रहे होते। पशुओं के लिए खेतों में सस्ती और अधिक फसल वर्ष भर देने वाली घास उगाते और पशुपालन घाटे का सौदा न रहा होता। शिकायतें कौन किसकी करे, पर गुंजाइश इस बात की भी पूरी है कि देश को कुटीर उद्योग स्तर पर योजनाबद्ध ढंग से खड़ा किया जाए। यूँ चलने को तो यह सब कुछ अभी भी चल रहा है, पर उसे अपर्याप्त और असंतोषजनक ही कहा जा सकता है। जापान जैसी लगन हमारे वैज्ञानिकों, निर्माताओं, उपभोक्ताओं को लगी होती तो अपने देश के मनीषी ही इस क्षेत्र में चमत्कार करके दिखा सकते थे, पर बने कैसे? जबकि सबको अधिक कमाने की हाथों हाथ सुविधा समेटने की पड़ी है। प्रतिभाएं विदेशों को पूंजीवादी राष्ट्रों की तरफ भागती चली जा रही है। कुटीर उद्योग जहाँ भी चल रहे हैं घाटा दे रहे हैं। जिन्होंने पैर बढ़ाया उनका जोश ठंडा कर रहे हैं। यही बात दार्शनिकों, मनुष्यों के संबंध में भी है। समय जिस तेजी से बढ़ा है उसी तेजी से समस्याएं भी उपजी तथा उलझी है। वे सभी अपने समाधान चाहती हैं। बुद्धि संगत, व्यवहारिक और तथ्यों पर निर्धारित ऐसे मार्गदर्शन का साहित्य लिखा गया और छपा गया होता और पाठकों तक उचित मूल्य में पहुंचता तो कितना अच्छा होता। पर दिखता इस क्षेत्र में भी अंधेरा है। पुस्तकों के नाम पर पहाड़ के बराबर हर दिन कागज काला होता है। पत्र पत्रिकाएं भी आए दिन एक गोदाम खाली कर देती है। वह छपता भी है और बिकता भी है। इसे कोई न कोई लिखता भी है और आदि से अंत तक इस मुद्रण प्रकाशन की समीक्षा की जाए तो निराशा ही हाथ लगती है। जिन व्यवहारिक जानकारियों की जनसाधारण को आवश्यकता है, क्या वे गंभीरतापूर्वक सोची समझी गई हैं और इन पर अपने पिछड़े देश की परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाते हुए कुछ ऐसा प्रस्तुतिकरण हुआ है जिसे काम का कहा जा सके। अंग्रेजी किताबों के पन्ने उलट पुलट कर उनका भाषांतर होता रहता है और लोग अपने नामों से छापते रहते हैं। कम समय में अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने की दृष्टि से यही तरीका सरल भी पड़ता है। अब उन मनुष्यों की पीढ़ी मिटती चली जा रही है जो जन समस्याओं पर सामयिक, व्यवहारिक एवं तथ्यपूर्ण प्रस्तुतिकरण अपना कर्तव्य समझते हैं। अब एक कार्ल मार्क्स कहाँ हैं जो 17 वर्ष की निरंतर परिश्रम साधना कर एक ग्रंथ लिखें। अब एक परिवार, पत्नी, बच्चे कहाँ हैं जो पुराने कपड़े को काट कर नए कपड़े बनाएं और अपना पेट पालते हुए लेखक को अपनी तपस्या में लगा रहने दें। वैज्ञानिक और दार्शनिक का क्षेत्र सुना ही जाना अथवा उनका अपने स्तर से नीचे उतराना, भटक जाना बहुत ही बुरी बात है। इस स्तर के ब्रह्मचेता लोग जब लटकते हैं और दिशा भ्रमा देने वाला, हैरानी में धकेलने वाला कर्तव्य रचते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया अत्यंत भयंकर होती है। पुराने जमाने में उन्हें ब्रह्म राक्षस कहा जाता था। अब ऐसा कोई नया नामकरण हुआ है या नहीं इसका पता नहीं, पर पीढ़ी निसंदेह उन्हीं की ओर बढ़ रही है। ये वस्तुस्थिति का प्रवेक्षण हुआ। इतने वर्ष से क्या बनता है? समीक्षाएं, भर्त्सनाएं आए दिन होती रहती हैं। उन्हें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया जाता है।
होना तो कुछ ऐसा चाहिए जिसे काम बने। हम अब वही करने जा रहे हैं। हमारी भावी क्षमता इसी समुदाय के लिए कार्यरत रहेगी। सूक्ष्मीकरण के उपरांत जो कुछ भी कार्य क्षमता हस्तगत होगी उसका उपयोग इस जागृत समुदाय के निमित्त ही होगा। इन जागृतों में वे बालक भी सम्मिलित हैं जो आयु या शरीर की दृष्टि से छोटे होते हुए भी भविष्य में कुछ करने की क्षमता पूर्व जन्मों से संजोए हुए हैं। एक शब्द में हमारे कार्य क्षेत्र को जागृत आत्माओं का समुदाय कह सकते हैं। हम इस वर्ग के पीछे लगेंगे और प्रयत्न करेंगे कि उनकी सहायता से सृष्टा का वह प्रयोजन पूरा हो जिसमें मनुष्य को अशुभ से बचाकर उज्जवल भविष्य तक घसीट ले जाया जा सके।